महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा सपना है कि पूरे देश में उनका ही सिक्का चले, उनकी हुकूमत हो, फिर चाहे कोई राज्य विपक्ष शासित ही क्यों ना हो। अमित शाह ने इस संबंध में लोकसभा में एक ऐसा विधेयक पेश किया है जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चौपट कर रख देगा। कई नेताओं ने सदन में विरोध किया है, इस बिल की कॉपी तक फाड़ दी है और सबसे बड़ा सवाल है, अमित शाह यह कहते नजर आए कि मुझ पर गंभीर आरोप लगे थे तो मैंने कोई पद नहीं लिया था, इस वजह से मैं अभी इस बिल को कानून की शक्ल दूंगा और पूरे देश में लागू करूंगा। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अभी हम जो आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहे हैं वो आपके होश उड़ा देंगे और आप समझ जाएंगे कि मोदी सरकार की मंशा क्या है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने अमित शाह ने जो विधेयक पेश किया है ये संविधान का 130वां संशोधन है। इसमें दो और बिल प्रपोज किए गए हैं, समझिएगा, 2 अदर बिल्स। एक है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल और दूसरा है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। अब यहां समझना यह पड़ेगा कि इसके बाद सिर्फ 30 दिन चाहिए होंगे किसी भी मुख्यमंत्री को या मंत्रियों को उन्हें उनके पद से बेदखल कर देने के लिए। अमूमन किसी राज्य में अगर मुख्यमंत्री को पद से बेदखल किया जाता है तो उस राज्य की सरकार अस्थिर हो जाती है। वैसे भी बीजेपी जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स, विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग करने का आरोप झेलती आई है। लेकिन आंकड़े अभी हम जो आपको दिखाएंगे उससे आप समझ जाएंगे कि बीजेपी ने बहुत चालाकी से इस बिल में यह भी चर्चा कर दी है कि प्रधानमंत्री को भी अगर हिरासत में ले लिया जाता है, 30 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। भाई साहब, आपने कभी सोचा है, सुना है कि बीजेपी की सरकार रहते बीजेपी शासित राज्यों के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों पर कोई कार्रवाई ईडी या सीबीआई ने कर दी हो? इक्का दुक्का केस अगर मिल भी जाए तो अलग बात है, ये लोग प्रधानमंत्री तक पहुंचेंगे। ये भ्रम फैलाते हैं और लोकतंत्र की धज्जियां किस लेवल तक जाकर उड़ेंगी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कन्विक्शन की जरूरत ही नहीं है और ईडी के पास पीएमएलए जैसी बेलगाम शक्तियां हैं जो सिर्फ आरोपों के आधार पर, शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लेती हैं और फिर केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन हो जिन्हें महीनों जेल में सजा देती हैं। तब तो कुर्सी गई। यह खेल कितना बड़ा है, इसको लेकर कुछ नेताओं ने विरोध भी किया है, वो हम पहले बता देते हैं, फिर हम आएंगे आंकड़ों पर कि क्या होगा, कितना यह दुर्दांत कानून साबित होने जा रहा है, या आप समझ जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने सदन में कहा कि यह बिल कार्यकारी एजेंसियों को संदेह के आधार पर खुली छूट देता है। उन्होंने तर्क दिया कि केवल संदेह के आधार पर पद खोना पड़ जाए यह लोकतंत्र को कमजोर कर देगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या गृह मंत्री ने अनुच्छेद 74(1) को पढ़ा है और कहा कि यह सरकार पुलिस राज्य बनाने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि यह बिल सुनिश्चित कर देगा कि देश में लोकतंत्र ना बचे। यूं तो जांच एजेंसियों का चौतरफा हमला ऐसे राज्यों पर होता रहता है, लेकिन जब यह कानून बन जाएगा तो बस ईडी को 30 दिनों के लिए ही तो किसी को पकड़ना है, फिर गई सरकार वहां उसकी, वो मुख्यमंत्री या मंत्री पद से हाथ धो बैठेगा। मनीष तिवारी ने इस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मनीष तिवारी ने कहा कि यह बिल संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता है जो कानून के शासन पर आधारित है।
उन्होंने तर्क दिया कि कानून के शासन का आधार यह है कि दोषी साबित होने तक कोई निर्दोष माना जाता है, लेकिन इस बिल से जांच अधिकारी प्रधानमंत्री का भी बॉस बन जाएगा, जो निष्पक्ष प्रक्रिया का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि यह संसदीय लोकतंत्र को तोड़ता है और लोगों की इच्छा को नकारता है, जिससे राजनीतिक दुरुपयोग का रास्ता खुलता है। इनके प्रेमचंद्रन ने भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह विपक्ष शासित राज्यों को अस्थिर करने की कुटिल मंशा से लाया गया है। केसी वेणुगोपाल साहब कांग्रेस के सांसद हैं। उन्होंने भी कहा कि यह बिल विपक्षी सरकारों को निशाना बनाने के लिए है और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे नेताओं को काबू में रखने के लिए है। अब जरा समझिए कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस विधेयक को पेश करने की अनुमति दी है, साथ ही साथ ज्वाइंट कमेटी के पास भेजने की भी अनुमति दे दी है। अब बहस होगी इस पर, लेकिन कई बड़े नेताओं ने इस विषय पर गंभीर चिंता जताते हुए बिल का विरोध किया है। अब यहां से गौर करने वाली बात यह है कि ईडी जैसी संस्था अक्सर 7 साल वाला ही केस पकड़ती है। अब यही आप पूरे षड्यंत्र को समझ सकते हैं। एक तरफ जांच एजेंसियों का बोलबाला, दूसरी तरफ मोदी शाह का पूरे देश पर कंट्रोल। यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चौपट नहीं करेगा तो क्या करेगा। 2023 की पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 9 सालों में पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 5,906 केस दर्ज हुए, जिनमें से 92% विपक्षी नेताओं या उनके सहयोगियों से जुड़े थे। यह आंकड़ा साफ करता है कि जांच एजेंसियां पहले से ही पक्षपातपूर्ण रही हैं। तो क्या यह बिल इन्हीं एजेंसियों को और ताकत नहीं देगा? पॉइंट नंबर 2 पे आइए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है 23 जुलाई 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2025 तक 25 विपक्षी नेता जो भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे थे, बीजेपी या उसके सहयोगी दलों में शामिल हो गए और इनमें से 23 को राहत मिली, उनके केस कमजोर पड़ गए या फिर बंद हो गए। लेकिन जो भुगत रहे थे वो थे अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन। समझिए कैसे। केजरीवाल को 177 दिनों तक जेल में रखा गया। क्यों? उन पर सीबीआई, ईडी सब ने शिकंजा कस दिया था शराब नीति के मामले में। छोटा सा भी अगर कोई आरोप लगे, वो दोष सिद्धि तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, ट्रायल चले या नहीं चले, ईडी तो वैसे भी गिरफ्तार कर लेती है। अब और समझिए, हेमंत सोरेन तो फाइनली मुख्यमंत्री फिर बन गए, लेकिन जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो 149 दिन जेल में रखा गया था बिना किसी ट्रायल के। तो फिर यह भी एक षड्यंत्र की तरफ इशारा करता नजर आया। लेकिन कुछ और आंकड़ों पर अगर आप आएंगे तो मैं आपको बताता हूं, पश्चिम बंगाल में ईडी ने 2023-24 में 52 छापेमारी की, जिसमें कई मंत्रियों और नेताओं के घरों पर कार्रवाई हुई। अगर यह कानून लागू हुआ तो शक और संशय के आधार पर ईडी जब चाहे किसी भी मंत्री को या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर ले, 30 दिन फंसा कर रखे और फिर उसके बाद उसकी कुर्सी छिन जाएगी, सरकार अस्थिर हो जाएगी। तो एक तरीके से मोदी शाह का जो सपना है कि राज्य में सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, हुकूमत हमारी हो, जांच एजेंसियों का दबदबा रहे और उस एजेंसी पर दबदबा मोदी और शाह का रहे। हर राज्य में आप देखेंगे जांच एजेंसियों ने कितना रायता फैलाया और उसके बाद ही विपक्ष वहां कमजोर हो गई। चाहे वो राजस्थान में अशोक गहलोत के बेटे के यहां हुआ हो या फिर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और उनके बेटे के साथ हुआ हो, हर जगह यह बखेड़ा चलता रहा था, कहीं नहीं छोड़ा गया। दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक जांच एजेंसियों ने जो मकर जाल बिछाया उसमें विपक्ष टूटता चला गया। अरविंद केजरीवाल की कुर्सी चली गई, सब खत्म हो गया। तो बहुत आसानी से किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे 30 दिन के लिए तो डाला जा सकता है, फिर अपने आप पद खाली हो जाएगा। अब यहां पर आइए कि कुछ बड़े स्टेटमेंट जो चिंता जाहिर करते हैं ऐसे बिल को लेकर, ऐसे विधेयकों को लेकर। संघीय ढांचे का विनाश हो जाएगा। नीति आयोग की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का संघीय ढांचा पहले से कमजोर हो रहा है,
यह कानून राज्य सरकारों की स्वायत्ता को खत्म कर केंद्र को और ताकत देगा। न्यायिक प्रक्रिया की अनदेखी। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में पीएमएलए पर कहा कि बिना ट्रायल हिरासत जायज नहीं है और दोष सिद्धि तक किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। लेकिन यह बिल सिर्फ गिरफ्तारी पर कार्रवाई की बात करता है जो असंवैधानिक हो सकती है। तानाशाही की ओर यह देश बढ़ सकता है। VDEM इंस्टीट्यूट की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत पहले ही इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की श्रेणी में रहा है, जहां चुनाव होते हैं लेकिन सत्ता का दुरुपयोग होता है। 1975 का आपातकाल भी इस तरह के कदमों से ही शुरू हुआ था, जहां विपक्ष को दबाने के लिए कानून का इस्तेमाल हुआ। और आज जो हो रहा है वह तो और भी भयंकर है। जनता का विश्वास भारत की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कम भी होता जा रहा है, फिर चाहे चुनाव आयोग हो या सत्ता में बैठे ऐसे सत्ताधीश या फिर उनके इशारे पर चलने वाली जांच एजेंसियां ही क्यों ना हो। और अब इस विधेयक के जरिए कहीं ना कहीं अमित शाह अपनी मंशा पूरी करना चाहते हैं ताकि पूरे देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ही हुकूमत चले। तो अब इंतजार कीजिए कि इसका बड़ा असर क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।